प्रिय छात्रों, हम लोग कल के क्लास में एक टॉपिक शुरू किए थे कि भारत का भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया। उसमें कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय की संरचना के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दूसरी कड़ी है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो आज का हम लोगों के क्लास का भाग है। इसको पढ़ाने से पहले एक बात बता दें कि ये उत्तर भारत का जो मैदान निर्मित है, ये पूरा का पूरा एक नवीन मैदान है। इसका अस्तित्व इस धरती पर पहले नहीं था और इसका जुड़ाव हिमालय से प्रत्यक्ष रूप से। कल हम लोगों ने जब हिमालय पढ़ा था तो उसमें इस बात का उद्भेदन किया था कि हिमालय भी एक नवीन बलित पर्वत है और वो टेथिस सागर के ऊपर जो है वो खड़ा है और टेथिस सागर का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हिमालय को हम लोगों ने एक नवीन बलित पर्वत के रूप में स्वीकार किया। अब देखिए, हिमालय से एक इंडो ब्रह्मा नदी जो मानसरोवर लेक से निकलती थी, वो टेथिस सागर में गिरती थी, वो 3 भागों में बढ़ गई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। साथ ही साथ बहुत सारे सहायक नदियों का उदय और मुख्य नदी का भी उदय हो। तो ये सारी नदियां जो हिमालय से क्रॉस कर करके आई, अपने साथ गाद और मलबा लेकर के, और वो गाद और मलबा जो बिछाते चली गई, उसी से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि उत्तर भारत का मैदान हिमालय से भी नवीन है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर भारत का निर्माण हिमालय के बाद हुआ, यह हिमालय के कारण। क्लियर एक चीज। अब उसके पूरे स्वरूप पर आते हैं कि उत्तर भारत का मैदान कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आप इसको गौर से देखिए, इस नक्शे को। तो उत्तर भारत का मैदान, ये जो पाकिस्तान का जो सिंधु नदी आप देख रहे हैं, ये ठीक है, ये यहां से लेकर करके आपको पूरा बांग्लादेश तक ये सबका फैला हुआ है। तो अब तो पाकिस्तान का भाग नहीं रहा, बांग्लादेश का भाग नहीं रहा, तो इसलिए जो है वो हम लोग अपने भारतीय भाग के अंतर्गत जो मैदान बचा है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये मैदान भी भौगोलिक रूप से एक नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, अपनी प्रकृति के कारण, अपने नेचर के कारण। जो इस तरफ वाला भाग देख रहे हैं उसको हम लोग राजस्थान का मैदान बोलते हैं। ये पहला इसका भौगोलिक विभाजन है। दूसरा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब का जो आप भाग देखते हैं, ये दूसरा पंजाब और हरियाणा का मैदान कहलाता है, क्योंकि यहाँ मिट्टियाँ दूसरे तरह की। और तीसरा, पश्चिम भाग का मैदान, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या पश्चिमी गंगा का मैदान भी कह लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ ये तीसरा भाग है। चौथा भाग यहाँ से लेकर करके पूरा बिहार तक है, जिसको हम लोग मध्य गंगा का मैदान बोलते हैं। ठीक है। और इसी का पार्ट एक पतला जैसा यहाँ चला गया है, जिसको हम लोग असम का मैदान बोलते हैं। सबसे पतला भाग है इसका। तो इस तरीके से भौगोलिक रूप से ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो कुल 5 भागों में भौगोलिक विभाजन इसका होता है। लेकिन उत्तर भारत का मैदान का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको जो पूछे जाएंगे, वो इससे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इसके दूसरे डेटा जो है, दूसरे आंकड़े जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस भौगोलिक विभाजन का जो अभी अभी हमने मैप पर आपको दिखाया, इसका अगर सर्वांगीण रूप से अगर अध्ययन करें तो कुछ इस तरह से बोला जा सकता है कि ये सिंधु नदी से लेकर के गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन तीनों की जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा जो डिपॉजिट किए गए, जो निक्षेप किए गए, जो मलबा जमा किया गया, उसी से ये निर्मित हुआ है। तो इसका पूरा सांगोपांग वर्णन जो है हमने अभी अभी आपके सामने किया कि कैसे निर्मित हुआ। अब यहां से आपका अध्ययन शुरू होता है कि वास्तव में ये
ये जो मैदान है ये सिंधु नदी से लेकर करके ब्रह्मपुत्रा नदी तक कुल 3200 किलोमीटर तक पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। हिमालय फैला हुआ था कहां से कहां, कितना किलोमीटर, 2400 या 2500 किलोमीटर। ये 3200 किलोमीटर है। इसका अर्थ ये है कि हिमालय से ये अधिक लंबा है। क्यों लंबा हुआ कि हिमालय में जो आप पामीर का गांठ देख रहे हैं, तो पामीर के गांठ के बाद शुरू होता है हिमालय। लेकिन गंगा के मैदान का निर्माण जो है, जो हिमालय से नदियां निकली हैं, जैसे सिंधु हो गई, सिंधु की 5 सहायक नदियां हो गई, वो पामीर के गांठ के ठीक नीचे तक नहीं बहती, बल्कि और पश्चिम की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए पाकिस्तान में सिंधु नदी जहां से बहता है, वहां से इसकी लंबाई हम नाप रहे हैं। तो इस कारण से ये लंबाई कितना पड़ जा रहा है पूरे मैदान का, 3200 किलोमीटर। चौड़ाई में सामान्य चौड़ाई है, ये औसत चौड़ाई है, कितना, 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं 150 किलोमीटर है, कहीं 300 किलोमीटर। अब औसत का मतलब ये हुआ कि 300 से भी अधिक कहीं पर होगा और 150 से भी कम कहीं पर होगा। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि पश्चिम के तरफ इसकी चौड़ाई काफी है, यानी पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस सब में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ यानी बांग्लादेश की तरफ, आसाम की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर हो जाती है। बीच की चौड़ाई अगर देखें तो राजमहल जो हम लोग का इलाका है झारखंड बिहार का, वहाँ 160 किलोमीटर है। इलाहाबाद में 280 किलोमीटर। यानी सबसे पश्चिम भाग यानी पंजाब का, राजस्थान का, वो 500 किलोमीटर। और आगे आइए तो घट के होता है 280 किलोमीटर। उसके और आगे आइए तो कितना, 160 किलोमीटर। और अगर असम में चले जाते हैं तो 90 से 100 किलोमीटर। यानी ग्रेजुअली, धीरे धीरे अगर देखा जाए एक आकृति बना करके, तो इस ढंग से आपको आकृति बनी हुई मिलेगी। क्लियर? अब देखिए कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए इसका तो कितना है, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय का 5 लाख वर्ग किलोमीटर, उत्तरी भारत के मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर। तो अगर तीनों स्थलाकृतियों का तुलना किया जाए, क्रम से पूछा जाएगा तो सर्वाधिक किसके पास भूमि है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पास। उसके बाद किसके पास है, तो उत्तरी मैदान के पास। उसके बाद किसके पास है, तो हिमालय के पास। अब देखिए आगे कि समुद्र तल से इसकी सामान्य ऊंचाई 200 मीटर है, ठीक है। लेकिन एक यहां पर विचित्रता आ गई है, और वो ये कि अंबाला और सहारनपुर के पास ये 291 मीटर ऊंचा हो गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर अंबाला या सहारनपुर के पास ये भूमि यानी उत्तर का मैदान 200 से ही रहती तो क्या होती, और 291 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया। अगर 200 रहती तो सिंधु नदी पाकिस्तान में नहीं जाकर करके भारत में चली जाती, ठीक है। और 291 हो गई तो क्या हो गई कि सिंधु नदी पाकिस्तान में गई, पाकिस्तानी से में गिर गई अरब सागर में। उस समय हो सकता था कि पाकिस्तान में जाती, क्योंकि कश्मीर से उधर क्रॉस कर रही है, क्योंकि भूमि का ढाल पूर्व की ओर था, इसलिए वो फिर मुड़ कर किधर आ जाती, इधर। यह जितना भी नदियां आप देख रहे हैं, चाहे झेलम हो, चाहे चिनाव हो, चाहे रावी हो, चाहे व्यास हो, वो सब का जो पश्चिम दिशा हो गया है सिंधु के साथ साथ, वो इसलिए हुआ है कि ये एक जल विभाजक का काम कर रहा है। ये जो अंबाला और सहारनपुर का जो भूमि है वो क्या है, वाटर डिवाइडर है, जल विभाजक। अब जल विभाजक का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो पानी गिर रहा है, माने इस भूमि के ऊपर, तो कुछ पानियां जो है वो पश्चिम की तरफ चली जा रही हैं और कुछ पानियां जो है वो पूरब की तरफ। तो पश्चिम की तरफ जो जा रही है वो कौन, सिंधु और उसकी सहायक, सिंधु प्लस सहायक, है ना। और पूरब की तरफ जो जा रही हैं वो कौन जा रही है, गंगा प्लस उसकी सहायक। तो इस प्रकार से जो अंबाला और सहारनपुर का एरिया है,
सिर्फ भूमि के उत्थान के कारण यहाँ पर, सामान्य समुद्री तल से भूमि के उत्थान के कारण यहाँ पर ये क्या हो गया, जल विभाजन हो गया। यहाँ से जल एक तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ जा रहा है और दूसरी तरफ पूरब की तरफ बह रहा है। पश्चिम की तरफ जो जल बह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज, और पूरब की तरफ जो बह रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यानी पश्चिम के तरफ सिंधु और उसकी सहायक नदियां जल लेकर के चली जा रही हैं इस विभाजन के कारण, और पूरब की ओर गंगा और उसकी सहायक नदियां इस कारण जल विभाजन करके लेकर के चली जा रही हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण पूछता है एग्जामिनेशन में। अब देखिए कि इस मैदान का विभाजन दो आधारों पर किया जा सकता है, एक भौतिक आधार पे फिजिकल तरीके से, और दूसरा मिट्टी के आधार पर। ये संपूर्ण जो मैदान आप देख रहे हैं 32 से 100 किलोमीटर तक पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ और लगभग 300 किलोमीटर औसत इसकी चौड़ाई है, इसमें एक प्रकार की मिट्टी नहीं है। क्षेत्रीय आधार पर हम लोगों ने 5 भाग बांटा, हरियाणा का मैदान, पंजाब और राजस्थान का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदान, मध्य गंगा घाटी का मैदान और असम का मैदान। तो ये भौगोलिक विभाजन क्षेत्रीय आधार पर हम लोगों ने किया, जो राज्य थे उनके राज्य के आधार पर, और उस राज्य में मिट्टियों में भी अंतर है, ये भी बात एक सच्चाई है। तो इसलिए असल विभाजन जो है वो मिट्टी का विभाजन है, कि उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे। अब देखिए उसमें कुल 6 विभाजन है मिट्टियों इस पूरे मैदान में। पहला भाबर प्रदेश, तो भाबर और तराई जो है एक प्रकार से मानिए कि बहुत उपजाऊ नहीं, भाबर तो पूरी तरीके से नहीं है। जो सिंधु नदी है और तीस्ता नदी है, तो वास्तव में सिंधु मत मानिए, क्योंकि शिवालिक के बाद का जो इलाका है, शिवालिक हिमालय जो कल हम लोग पढ़े थे, उसका जो पाद क्षेत्र है, जो नीचे का इलाका है, तो वहाँ जो नदियाँ आकर के गिरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, बड़ा बड़ा पत्थर लेकर करके आती है। इस वर्ष ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है ये दृश्य कि नदियों का, आप अपने फेसबुक पर देखते होंगे कि नदियां अपने साथ एक बैग पानी लेकर के आई, तो सिर्फ पानी लेकर के नहीं आती, बड़ा बड़ा बोल्डर, उसके बीच में साहब कोई पुल या ब्रिज आ रहा है तो उसको तोड़ दे रहा है। अगर सिर्फ जल होता तो नहीं तोड़ता, लेकिन उसके जल के साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर है, तो उस पर वेग होता है, वो हथौड़े से हजारों गुना ज्यादा उस पर चोट करता है, और ऐसा ऐसा कितना बोल्डर उस पुल पर चोट करता है। नतीजा क्या होता है साहब, पुल धराशायी हो जाता है, मकान पर पड़ता है, मकान धराशायी हो जाता है, आदमी पर पड़ता है, आदमी का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, उसकी लाश नहीं मिल रही है। तो ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस समय ये बना होगा मैदान, उस समय और भयावह दृश्य होगा और बड़े पैमाने पे बोल्डर होंगे। तो वो सब आया और शिवालिक के पाद क्षेत्र में गिरा, तो गिरते गिरते उसकी क्वांटिटी बहुत हो गई। तब फिर जो जल उस पर गिर रहा है उसको वहन करने की क्षमता उस जल में नहीं है, ले जाने का, वहन का मतलब ले जाने का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो गई कि एक कुछ दूरी तक सिर्फ बोल्डर ही बोल्डर बिछ गया, पत्थर ही पत्थर बिछ गया। तो वही पथरीला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। और ये शिवालिक से लेकर के कहीं कहीं पर 8 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 16 किलोमीटर तक, यानी अगर आप अपने स्तर पर मानिए तो यहाँ से बोधगया या बोधगया से आगे कोई गांव है तो वहां तक, इतना दूर तक नहीं। आपको इसको आप पैदल चल करके आप देख सकते हैं इस इलाका को, कहने का अर्थ ये। और यहाँ की विशेषता ये है कि नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियों का विलुप्ति का मतलब ये हुआ कि पानी ऊपर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो पर्वत पर से पानी गिरा वो सब इन बोल्डरों के नीचे चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि भाबर क्षेत्र में नदियां क्या होती हैं, बस इतनी, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, एक पेड़ पौधा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेगा। दूसरा है तराई। तो अब तराई का क्या है कि ये जैसे ही कंकरीला क्षेत्र खत्म हुआ तो उसके साथ डस्ट भी आता होगा, छोटे छोटे कण भी आते होंगे, तो वो आगे आकर के जमता चला जाता है। और वहां पर नदियां क्या है,
प्रकट हो जाती है, यानी बाहर हो जाती है, लेकिन बहुत गहराई नहीं रहता है वहाँ। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो क्षेत्र हो जाता है दलदली हो जाता है, दलदल पाया जाता नहीं, वहां पैर रखिए तो धंस जाएगा। और काफी वनाच्छादित क्षेत्र है, तो वन होने से ये दलदल के मात्रा में और वृद्धि हो जाती है। अगर दलदल पहले से है और वहां पर वन पैदा हो गया या वन पाया जाता है, तो क्या होता है कि वन में तो पत्तियां जो है वर्ष में एक बार झाड़ती हैं, तो वो सब पत्तियां वहां पर जमा हो करके जो है उस दलदली क्षेत्र के प्रभाव को में और वृद्धि कर देती है और दलदली बना देती है। तो उसका दलदली क्षेत्र को अगर खत्म करना है आपको, तो उसका यही तरीका है कि आप वन को खत्म कर दीजिए, तो दलदली क्षेत्र खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ वही काम किया जा रहा है कि कृषि योग बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे? तो वनों का समापन करके, और वन समापन करने के बाद वो सूख जाता है, तो सूखने के बाद जो है वो फिर कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट कर जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्लियर? अब जो काम की मृदा है, जिसकी प्रतिशतता ज्यादा है इस मैदान में, उसको बोलते हैं बांगर और खादर। बांगर खादर, क्योंकि ये देखिए ना 30 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाता है, ये 16 है, फिर 16 के बाद 30 किलोमीटर तक ही रहेगा। उसके बाद जितनी मैदान है वो या तो बांगर है या खादर है। तो अगर दोनों में प्रतिशतता आप देखिए तो उसमें बांगर की प्रतिशतता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बांगर वो इलाका है जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता। तो दो नदियों के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, उसका ऊपरी भाग सब के सब बांगर है, और ऊपरी भाग के जो नदी से सटा हुआ भाग है, जहां हर वर्ष बाढ़ का पानी आता है, वो सब का सब खादर है। तो इन क्षेत्रों में कृषि जो है वो अल्प मात्रा में भी अगर जल की उपलब्धता है तो आपको खेती हो जाएगी। सिंचाई से कीजिए, वर्षा से कीजिए, किसी से कीजिए। लेकिन ये जो खादर क्षेत्र है, यहाँ वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ ऑटोमेटिकली जो है उतना जल रहता है खादर क्षेत्र में, खासतौर से इसलिए कि इसमें जल संग्रह की उत्तम क्षमता है। तो इसको नवीन जलोढ़ मृदा बोलेंगे और इसको पुरानी जलोढ़ मृदा बोलेंगे। दोनों एलुवियल सॉइल है, और सारे सॉइलों में सबसे ज्यादा जो उपजाऊ है वो एलुवियल सॉइल है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल उसको बोलते हैं जिसमें बालू के साथ साथ जीवांश के अवशेष मिले हुए रहते हैं, यानी मिट्टी के अवशेष मिले रहते हैं। इसको ऐसे आपको बनाना है तो चिकनी मिट्टी देखते हैं, क्ले जो सूख के दरार पैदा हो जाता है या गीला हो जाएगा तो बहुत फिसलन हो जाएगा। तो उस मिट्टी को लीजिए आप छोटे क्वांटिटी में, और उसमें जो है पेड़ पौधा का जो चूर्ण होता है पत्तियों का, जब सूख जाता है उसको मिला दीजिए, और बालू मिला दीजिए, समझ गए? या कोई जानवर कहीं पर मर गया है, उसका अवशेष है, उसको चूर करके मिला दीजिए। तो ये सब मिक्स कर दीजिएगा, तो वही क्ले मृदा जो है बन जाएगा क्या? जलोढ़ मृदा। तो दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि जिस मृदा में बालू के अंश पाए जाते हैं, वही मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा में कन्वर्ट कर जाती है, और उपजाऊ इसलिए होता है कि इसकी जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है बालू के कारण, और क्ले मृदा में जल धारण क्षमता जो है वो नहीं बढ़ती। यही दोनों में डिफरेंस। अब ये तो आप खादर और बांगर समझ गए। अब इसी की जुड़ी हुई है रेह, ये इसको कल्लर भी बोलते हैं। रेह या कल्लर बराबर पूछता है, और भूड़ अलग है। ठीक है? तो रेह और कल्लर क्या है वो समझने की जरूरत है आपको, कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता, ठीक है, बल्कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो नदियों के या नहरों के जल से यदि आप सिंचाई करेंगे तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी मिट्टी पर पड़ता है, कि नदी का जल मीठा होता है, ये अपनी जगह पर एक सच्चाई है क्योंकि पर्वत से आता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उसमें कुछ अंश जो है वो नमक के मिले रहते हैं। तो अगर नदियों और नहरों से सिंचाई करेंगे तो वो नमक जो उसमें मिले हुए हैं वो उस मिट्टी पर जमता चला जाएगा, और जमने के परिणाम स्वरूप उस मिट्टी को ऊसर कर देगा।
ऊसर का अर्थ हुआ कम उपज, वो भी जलोढ़ी मृदा है, लेकिन वो जलोढ़ मृदा जिस पर मिट्टी की परत पड़ जाएगी और उपजाऊपन उससे प्रभावित होगा, तो ऐसे मृदा को ही हम लोग कल्लर या रेह बोलते हैं। इसका अधिकांश विस्तार कहाँ है? तो पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है वर्षा उतने मात्रा में नहीं है कि उससे खेती किया जाए। तो अधिकांश जो खेती होती है वो नहरों से होती है, नहरों का जाल यहाँ बिछा हुआ है। अब ऐसे भूमि में एक समय आएगा कि अनुपजाऊ हो जाएगा, तो उसको खत्म करने के लोग क्या करते हैं कि अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। रेह या कल्लर में यदि आपको अन्न उपजाना है तो आपको क्या करना होगा? अधिक के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होगा। अब एक भूड़ जो है वो कहा है कि गंगा और रामगंगा के बीच में जो भूमि है वो ऐसी है कि थोड़ा उठी हुई है, और ऐसे परिवेश में जल वर्षा भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है। तो इस भूमि पे अपक्षय की क्रिया बहुत होती है, वेदरिंग, जिसके वजह से भूमि का जो उपजाऊ मिट्टी ऊपर में होता है, क्योंकि 1 ही 2 सेंटीमीटर उपजाऊ होता है, तो वो सब बह जाता है। बह जाने के बिना सिर्फ कंकड़ बच जाता है। तो ऐसे कंकड़ीले क्षेत्र को हम लोग भूड़ के नाम से जानते हैं। ये उपजाऊ नहीं होता है। तो बहुत छोटा एरिया है, गंगा और रामगंगा के बीच का एरिया, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये था भारत में उत्तर के विशाल मैदान का पूरा विवरण। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत या भारत की अन्य भौतिक संरचना जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।